हेलो दोस्तों, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानना है तो आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि मैं लवेन ठाकरे कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाए जाते हैं, कैसे आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करती है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ आप शुरू कीजिए आज का टॉपिक। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोसीजर्स की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं, कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, इन सारी बातों के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे टॉपिक की प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय आईसीएआई। तो दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? तो जितने भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या हमारे जितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस हम जो फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करना होता है अकाउंटिंग करने के लिए, तो उसे कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में और इन सारे प्रोसीजर्स के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हम एक वन बाय वन मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप वाइज इन प्रोसीजर्स को कैटेगराइज किया है। इन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं और आफ्टर दिस फाइनल स्टेप पढ़ने के बाद होप्स हो कि आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं या लाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, एक स्टडी ग्रुप बनाया जाता है। तो ये सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये जो बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी है, तो ये किसके पास होती है? स्टडी ग्रुप्स कौन क्रिएट करता है? तो एक बोर्ड या एक यू कहीं कमेटी होती है, एएसबी मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये डिसाइड करती है अपनी स्टडी के थ्रू कि कहां पर एएस की रिक्वायरमेंट है और कहां पर एएस लाने चाहिए। फिर उसके लिए सारी प्रोसेस शुरू होती है। तो हम भी अपनी प्रोसेस को शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। एएसबी मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं जहां पर जरूरत है, नीड है। किस चीज की नीड है? फॉर्मुलेट करना है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, एएसबी डिसाइड करती है, एक अपना स्टडी एरिया लेती है जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। वहां पर ये बोर्ड क्या करती है? स्टडी ग्रुप क्रिएट करती है, एक टीम बनाती है जो उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक रेलेवेंट सब्जेक्ट में जाकर स्टडी करे और पता करे कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वहां जरूरत है भी या नहीं है। तो एएसबी फिर क्या करती है? असिस्ट करती है किसको? स्टडी ग्रुप को, कि आपने क्या करना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना है या स्टडी करना है और आपको फिर बताना है कि यहाँ पर वाकई में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है या नहीं है। और अगर है तो फिर उसके लिए फिर आगे क्या किया जाएगा? ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। वो स्टडी ग्रुप की स्टडी के बाद और उनके रिकमेंडेशन के बाद एएसबी क्या करती है? ड्राफ्ट तैयार करती है और वो ड्राफ्ट में प्रपोजल्स डालती है किस चीज के लिए? कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने चाहिए, लाने चाहिए। तो इसके ऊपर फिर वो जितने भी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं, आईसीएआई के या आईसीएसआई के या आईसीएमआई के, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनसे वो उनके कमेंट्स, उनके ओपिनियन जानना चाहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों, वो ड्राफ्ट इशू करती है और ये ड्राफ्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती है, और ड्राफ्ट में सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप क्या रहेगा, स्कोप से रिलेटेड बातें रहती है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां कहां अप्लाई हो सकता है। जैसे दोस्तों, हम लोग AS2 इन्वेंट्री के बारे में पढ़ते हैं, स्कोप क्या है उसका? तो वो गुड्स के ऊपर नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, एक्सेप्ट द एनिमल। हम एनिमल के स्टॉक पर AS2 अप्लाई नहीं कर सकते। हम नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी उनके स्टॉक्स हैं, हम उन पर AS2 अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम उसकी स्कोप्स की बात करते हैं कि वो कहां यूज हो सकता है, कहां यूज नहीं हो सकता। उसकी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी की हम इस ड्राफ्ट में बात करते हैं। उसके ऑब्जेक्ट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का, तो वो भी उस ड्राफ्ट में इंक्लूड रहता है मेरे दोस्तों। ड्राफ्ट में सारी बातें रहेंगी, उसका स्कोप कितना है, उसके लिमिटेशंस क्या रहेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, और सारा जो बेसिक फंडामेंटल होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, वो भी बातें उसमें कवर्ड की जाती है। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिक कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करने हैं,
ये सारी बातें ड्राफ्ट में दी जाएंगी। उसके अलावा उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितने भी टर्म्स आएंगे, जितने भी रिलेवेंट वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स का डेफिनेशन, उस वर्ड्स का वहां पर क्या मतलब निकल कर आता है, उसका मतलब। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी बारे में मैंने बताया कि वो कहां अप्लाई होगा और कहां अप्लाई नहीं होगा। देन उसके अलावा इसको कैसे प्रेजेंट करना है एंड इसे कैसे डिस्क्लोज करना है, कब करना है, ये सारी चीजें भी एएस में दी जाती है और उसे पहले ड्राफ्ट में इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने के पहले एक ड्राफ्ट में ये सारी बातें लिखी जाती है, फिर इसके ऊपर हमारे जो कमेंट्स देते हैं मेंबर्स लोग इस ड्राफ्ट जो बनता है उसके ऊपर, तो फिर उसके बाद कहां इसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर आपको कहां पर देना है, एंड देन उसके बाद कौन सी क्लास के इंटरप्राइजेस के लिए ये रिक्वायरमेंट है, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए या लेवल 3 के लिए, कौन से क्लास ऑफ इंटरप्राइजेस को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड एंड जरूरत है। तो दोस्तों ये सारी बातें कहां इंक्लूड होती है, ड्राफ्ट में इंक्लूड होती है। उसके अलावा डेट, कब वो उन्होंने ड्राफ्ट इशू किया है उसकी डेट भी इस ड्राफ्ट में इंक्लूड रहती है। दोस्तों ये ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक मीटिंग होल्ड करती है, एक मीटिंग कंडक्ट करती है और इस मीटिंग में वो इंक्लूड करते हैं और जो भी इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं मीटिंग में वो सारे मेंबर्स और अदर्स लोग भी होते हैं और वो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके ऊपर अपने ओपिनियन और अपने कमेंट्स देते हैं दोस्तों। और ये इसमें पब्लिक भी हो सकती है, मींस पब्लिक का मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल लोगों से है कि यहाँ पर बाकी अदर प्रोफेशनल्स और आईसीआई के जितने भी मेंबर्स होते हैं, मींस जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो सारे अपने कमेंट्स एंड अपने ओपिनियन देते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इश्यूएंस के ऊपर। देन उसके अलावा स्टैंडर्ड जो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अगर वो फाइनल है, उनके कमेंट्स आ चुके हैं, उन्होंने अपना ओपिनियंस, अपने सजेशंस अगर दे दिए हैं, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फाइनलाइज किया जाता है दोस्तों। और फाइनलाइज करने के बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो फाइनलाइज करती है सबकी बातें सुनने के बाद और फिर ये सबमिट कर देती है काउंसिल ऑफ आईसीआई को। और फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ आईसीआई सेलेक्टेड मेंबर्स की एक टीम होती है, फिर वो क्या करती है, ये इसको आफ्टर अपने काउंसलिंग में डिस्कशन होने के बाद इसको वो रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर देती है, आईसीआई इशू कर देती है। तो दोस्तों अल्टीमेटली पावर किसके पास होता है, आईसीआई के पास होता है, बट इसके लिए जो पूरी एक टीम एक अलग से बोर्ड बनाई गई है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। शुरुआत से ही वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पर रिसर्च या रिलेवेंट सब्जेक्ट पर अपनी स्पेसिफिक स्टडी शुरू रखते हैं और उन्हें जहां लगता है कि यहाँ अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, वहां पर इशू करने के बारे में सोचते हैं और ये सारी प्रोसेस के थ्रू उन्हें गुजरना होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे इशू किया जाता है समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।